हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भारत के संविधान का भाग 3 है, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फैला हुआ मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही विस्तृत ब्लूप्रिंट। और आज हमारा मिशन सिर्फ कानूनी धाराओं को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर क्यों इन अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक या नैतिक विकास संभव ही नहीं है। एकदम सही। और ये जो ढाल या ब्लूप्रिंट है ना, इसकी नींव कोई रातों रात नहीं रखी गई थी। अगर ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो इस विचार ने सदियों का सफर तय किया है। अच्छा। हाँ, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रेरणा साल 1215 के ब्रिटिश दस्तावेज मैग्ना कार्टा से मिलती है। 1215? मतलब काफी पुराना है। बहुत पुराना। उस वक्त पहली बार किसी राजा ने लिखित में ये माना था कि उसके नागरिकों के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। फिर इसके बाद अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स ने इसे एक नया और ठोस आकार दिया। और जब हम भारत के अपने संघर्ष की बात करते हैं तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के सामने इन अधिकारों की बहुत ही औपचारिक और लिखित मांग रखी गई थी। सही बात है। तो सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक किताब के पन्ने नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों के संघर्ष का निचोड़ है। ये सफर वाकई दिलचस्प है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा से थोड़ी अटपटी लगती है वो है इन अधिकारों की प्रकृति। वो कैसे? मतलब हमारे स्रोतों के अनुसार मूल अधिकार मुख्य रूप से नेगेटिव नेचर के होते हैं। अब आमतौर पर हम अधिकार शब्द को किसी सकारात्मक चीज से जोड़ते हैं ना, तो ये नेगेटिव क्यों है? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसे नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राज्य या सरकार पर एक तरह का प्रतिबंध लगाता है। अच्छा, सरकार पर प्रतिबंध? बिल्कुल। यह नागरिक को कुछ देने से ज्यादा राज्य को कुछ करने से रोकता है। ये सरकार को एक स्पष्ट सीमा रेखा बताता है कि एक नागरिक के साथ क्या क्या नहीं किया जा सकता। समझ गई। राज्य की शक्तियां असीमित न हो जाए, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। इसलिए इसकी भाषा अक्सर निषेधात्मक होती है, जैसे राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा। मतलब ये एक तरह के ब्रेक की तरह काम करता है ताकि सत्ता की गाड़ी बेकाबू न हो जाए। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन ब्रेक लगाने से पहले ये तो जानना होगा कि गाड़ी चला कौन रहा है। मतलब अधिकार तो मिल गए, लेकिन ये अधिकार आखिर लागू किसके खिलाफ होते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये जानने के लिए हमें उस युद्ध भूमि को समझना होगा जहां ये अधिकार काम करते हैं। और यहीं पर हमारी चर्चा का पहला अहम पड़ाव आता है, अनुच्छेद 12, जो राज्य यानी द स्टेट को परिभाषित करता है। बिल्कुल। और राज्य की इस परिभाषा को समझना सबसे बड़ी कुंजी है। आम बोलचाल में हम सोचते हैं कि राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार, संसद या राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानमंडल हैं। हाँ, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने राज्य के दायरे को बहुत ही विशाल रखा है। इसमें पंचायतें, नगरपालिकाएं और हर तरह के स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं। अच्छा। यहाँ तक कि LIC, ONGC या कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो सरकार से पैसा लेता है, वो भी मूल अधिकारों के मामले में राज्य ही माना जाता है। अरे वाह। और तो और अगर कोई पूरी तरह से निजी संस्था है, लेकिन वो सरकार के किसी आदेश पर या राज्य के एक टूल के रूप में कोई काम कर रही है, तो वो भी इस परिभाषा में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 12 ने तो मैदान तय कर दिया कि हमारा मुकाबला किससे है। लेकिन अनुच्छेद 13 उसे भी एक कदम आगे जाता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन या जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसकी बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 13 बहुत शक्तिशाली है। हमारे स्रोतों में इसके भीतर एक बहुत ही रोचक सिद्धांत का जिक्र है, आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बिल्कुल। अगर इसे एक प्राकृतिक घटना की तरह देखा जाए तो ये बिल्कुल सूर्य ग्रहण की तरह काम करता है। मान लीजिए कि 1950 में संविधान लागू होने से पहले का कोई ऐसा कानून है जो हमारे नए मूल अधिकारों से टकराता है। तो क्या होगा? तो वो पुराना कानून पूरी तरह से मरता या शून्य नहीं होता, बल्कि उस पर हमारे मूल अधिकारों की गहरी परछाई पड़ जाती है। वो एक्लिप्स हो जाता है। हाँ, वो कानून एक तरह से गहरी नींद में चला जाता है। अगर भविष्य में कभी संविधान में संशोधन करके वो टकराव हटा दिया जाए तो वो सोता हुआ कानून फिर से जिंदा हो सकता है। ये सूर्य ग्रहण वाला उदाहरण इस जटिल सिद्धांत को समझने के लिए एकदम सटीक है। और इसी अनुच्छेद 13 के भीतर एक और बचाव तंत्र काम करता है, जिसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। ये क्या होता है? इसे हम एक सर्जन की कैंची की तरह समझ सकते हैं। सोचिए कि संसद ने एक बहुत बड़ा और जरूरी कानून बनाया, लेकिन उसका केवल एक छोटा सा पैराग्राफ ऐसा है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो क्या पूरा कानून रद्द हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या पूरा का पूरा कानून कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाएगा? न्यायपालिका ऐसा नहीं करती। वो सिर्फ उस अमान्य हिस्से को काट कर अलग कर देती है। मतलब सिर्फ वो खराब हिस्सा हटेगा? हाँ, ताकि बाकी का स्वस्थ और सही कानून अपना काम सुचारू रूप से करता रहे। ये तो मानो सॉफ्टवेयर में से केवल बग को निकालने जैसा हुआ, बिना पूरे प्रोग्राम को डिलीट किए। एकदम सही। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि राज्य क्या है और अगर वो गलत नियम बनाए तो क्या होगा, तो आइए उस मास्टर फ्रेमवर्क में प्रवेश करते हैं जहां असली अधिकारों की बात शुरू होती है। चलिए। वैसे सुनने वालों के लिए मेरे पास इन 6 मूल अधिकारों को याद रखने की एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है। अरे वो क्या है? ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। इंटरेस्टिंग। मतलब समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और अंत में संवैधानिक उपचार। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया याद रखना, है ना? तो एक समाज को चलाने के लिए सबसे पहली बुनियादी जरूरत क्या है? वो है सभी के लिए एक समान जमीन तैयार करना। इसलिए शुरुआत होती है समता या समानता के अधिकार से, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है। बिल्कुल। और समानता स्थापित करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये सबसे जटिल दार्शनिक मुद्दों में से एक है। वो कैसे? अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसके भीतर 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं एक साथ चलती हैं। पहला हिस्सा है विधि के समक्ष समता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून अंधा है। चाहे कोई गरीब किसान हो या देश का सबसे अमीर उद्योगपति, कानून के सामने कोई विशेष नहीं है। ये एक तरह का नकारात्मक विचार है, क्योंकि ये विशेषाधिकारों को नकारता है। और दूसरा हिस्सा? इसका दूसरा हिस्सा है विधियों का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ये कहता है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। रुको, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। बताइए। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, राइट? हाँ। और अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको एक समान अवसर मिलेगा। बिल्कुल। तो फिर समाज में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और हाल ही में 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो विशेष आरक्षण या अपवाद बनाए गए हैं, वो कैसे सही हैं? ये एक बहुत आम सवाल है। क्या ये एक तरह से समानता के उस मूल सिद्धांत को ही नहीं तोड़ रहा जिसकी हम अभी बात कर रहे थे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये विरोधाभास अपने आप दूर रह जाता है। अच्छा, कैसे? यही तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट वाले समान संरक्षण की असली ताकत है। मान लीजिए एक दौड़ हो रही है, एक धावक ट्रैक पर खड़ा है और दूसरा धावक उससे 100 मीटर पीछे एक गड्ढे में खड़ा है। अनफेयर है। बिल्कुल। अगर हम दोनों से एक ही समय पर दौड़ने को कहें और इसे समानता का नाम दें, तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। हाँ, ये तो है। जो लोग सदियों से ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं, उन्हें एक बराबर की रेखा तक लाने के लिए राज्य को अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कदम उठाने ही पड़ते हैं। कोई वास्तविक समानता तब आएगी जब सबको शुरुआत करने का एक समान मौका मिले। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए 1992 का इंदिरा साहनी केस, जिसे आमतौर पर मंडल केस भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मंडल केस तो काफी चर्चा में रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हुए कहा कि अवसर की समानता के लिए आरक्षण कोई अपवाद नहीं है, बल्कि समानता लाने का ही एक टूल है। लेकिन कोर्ट ने संतुलन बनाने के लिए यह भी तय कर दिया कि लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही होगी, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। सही बात है। और इसी समानता को सामाजिक स्तर पर जमीन पर उतारने के लिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है, जो कि बहुत जरूरी था। हाँ। और अनुच्छेद 18 सेना और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत करता है, ताकि राजा या महाराजा जैसे शब्दों के जरिए कोई नागरिक खुद को दूसरों से शेष न समझे। ये एक बहुत ही तार्किक क्रम है। पहले सबको एक ही जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन सिर्फ समान होना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर सब समान रूप से पिंजरे में बंद हैं, तो उस समानता का क्या फायदा? सही कहा। इसलिए समाज को समानता के बाद अगली जो चीज चाहिए वो है आजादी। और इसी से हम अनुच्छेद 19 से 22 तक फैले स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ मुड़ते हैं। अनुच्छेद 19 तो अकेले ही 6 अलग अलग स्वतंत्रताओं का पूरा एक गुलदस्ता है। मतलब बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, जिसमें 97वें संशोधन के जरिए सहकारी समितियां भी शामिल हैं। हाँ, और इसके अलावा देश भर में घूमने, बसने और कोई भी व्यापार करने की आजादी। नवीन जिंदल के केस का जिक्र करना यहाँ बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। एक समय था जब कोई आम नागरिक अपने घर पर शान से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकता था,
लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये भी हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। नवीन जिंदल केस एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अधिकारों का विस्तार होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम जो अक्सर पैदा होता है वो ये है कि स्वतंत्रता असीमित होती है। हाँ, लोगों को लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। सच तो यह है कि अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली कोई भी आजादी निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि ये किसी कटी पतंग की तरह नहीं है जो बिना दिशा के कहीं भी उड़ती रहे। अच्छी एनालॉजी है। इस पतंग में एक डोर बंदी है और उस डोर का नाम है उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे आधारों पर इस आजादी को सीमित किया जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बोलने की आजादी है इसलिए मैं भीड़ में जाकर दंगा भड़काने वाले भाषण दूंगा। एकदम सही। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं और ये स्वतंत्रता सबसे ज्यादा खतरे में तब होती है जब बात अपराध और कानून व्यवस्था की आती है। इसीलिए अनुच्छेद 20 और 22 किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के चुंगल में फंसने पर ढाल देते हैं। हाँ, ये बहुत जटिल लगता है। हम अक्सर कानूनी शब्दावली में उलझ जाते हैं, तो आइए इसे आसान बनाते हैं। अनुच्छेद 20 के तहत 3 बड़े नियम हैं। पहला है भूतालक्षी प्रभाव वाले कानून या एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से बचाव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, मान लीजिए आज किसी पार्क में आइसक्रीम खाना अपराध नहीं है और कोई व्यक्ति आज वहां आइसक्रीम खाता है। ठीक है। कल सरकार कानून बनाती है कि पार्क में आइसक्रीम खाना जुर्म है और पुलिस आकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है कि तुमने कल आइसक्रीम खाई थी। अरे, ये तो गलत है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद ऐसा होने से रोकता है। जो काम करते वक्त अपराध नहीं था, बाद में कानून बनाकर उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। वाह, ये तो बहुत बुनियादी और जरूरी सुरक्षा है। इसके अलावा दोहरे संकट या डबल जेपर्डी से बचाव है, यानी एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। पुलिस किसी को पीट कर ये नहीं कहलवा सकती कि हाँ, मैंने ही चोरी की है। ओहो, ये तो बहुत होता है फिल्मों में। हाँ, मशहूर सेल्वी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी अधिकार का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति का उसकी मर्जी के बिना नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करना गैर संवैधानिक है, क्योंकि यह इंसान को अपने ही खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर करता है। और अगर बात गिरफ्तारी की हो तो अनुच्छेद 22 काम आता है। हालांकि स्रोतों के अनुसार इसमें गिरफ्तारी भी 2 तरह की होती है। हाँ, 2 प्रकार की। एक वो जब व्यक्ति ने अपराध कर दिया हो, जिसे दंडात्मक निरोध या प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। इसमें व्यक्ति को कारण जानने, वकील से बात करने और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा हिस्सा थोड़ा डराने वाला है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह है जहां अपराध होने से पहले ही महज शक के आधार पर किसी को रोक लिया जाता है या नजरबंद कर दिया जाता है। सही कहा। क्योंकि ये इतना कड़ा है, इसलिए नियम है कि बिना एक सलाहकार बोर्ड की जांच के किसी को 3 महीने से ज्यादा ऐसे नहीं रखा जा सकता। निवारक निरोध वाकई राज्य की एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के बेहद संवेदनशील मामलों में होना चाहिए। लेकिन इन सभी स्वतंत्रताओं और कानूनी जटिलताओं के बीच एक ऐसा अनुच्छेद आता है जो पूरे संविधान का सबसे जीवंत और विस्तार लेने वाला हिस्सा है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की। हाँ, अनुच्छेद 21। ये सिर्फ सांसें चलने या बायोलॉजिकल तरीके से जिंदा रहने के बारे में नहीं है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का एक ऐसा विशाल छाता है जिसके नीचे आज इंसान के वजूद की लगभग हर चीज आ गई है। बिल्कुल। संविधान की मूल पंक्ति सिर्फ इतनी कहती है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी का जीवन या आजादी नहीं छीनी जा सकती। और पिछले 70 सालों में हमारी अदालतों ने इस एक पंक्ति की जो व्याख्या की है ना, वो अद्भुत है। कैसे? 1978 के मेनका गांधी केस में जब एक नागरिक का पासपोर्ट बिना स्पष्ट कारण के जब्त कर लिया गया, तो अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा करना भी जीवन की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अच्छा, विदेश यात्रा भी? हाँ। और सुभाष कुमार केस में यह स्पष्ट किया गया कि अगर हवा और पानी ही जहरीले होंगे तो जिंदगी का क्या मतलब। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गया। और 2017 का ऐतिहासिक पुट्टास्वामी केस तो मील का पत्थर है। बिल्कुल। सोचिए, 1950 में जब संविधान लिखा गया था तब स्मार्टफोन या इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, लेकिन न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की आत्मा को समझा और घोषित किया कि निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। बहुत बड़ा फैसला था। मतलब सरकार आपकी डिजिटल जिंदगी या निजी पलों में बिना किसी ठोस कानूनी कारण के तांग-झांक नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, ये छाता जीवन के अंत तक जाता है। अंत तक? हाँ,
अरुणा शानबाग और कॉमन कॉज जैसी कानूनी लड़ाइयों के बाद अदालत ने माना कि अगर जीवन को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है तो असाध्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, जिसे पैसिव यूथनेशिया कहते हैं, वो भी इसी छाते के नीचे आता है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को जीवन के अधिकार जितना ही अहम बना दिया। ये छाता वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एक नागरिक के पास जिंदगी है, आजादी है, पर उसका रोज शोषण हो रहा है, तो ऐसी जिंदगी तो नर्क के समान है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए इस ढांचे का अगला पड़ाव शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ये बहुत स्पष्ट रूप से मानव दुर्व्यापार यानी इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खदानों या कारखानों जैसे खतरनाक कामों में झोंकने से रोकता है। हालांकि इसमें एक छोटा सा अपवाद भी है। वो क्या? अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो राज्य अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के लिए नागरिकों को बुला सकता है और उसे बेगार नहीं माना जाएगा। हाँ, राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। और शारीरिक शोषण से मुक्ति मिलने के बाद इंसान के आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न आता है। इंसान सिर्फ रोटी और मकान के लिए नहीं जीता, उसकी अपनी आस्थाएं होती हैं। और यहीं से भारत का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 25 से 28 शुरू होता है। बिल्कुल। ये हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की आवाज सुनने और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए सिख समुदाय द्वारा कृपाण धारण करना इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है। सही बात है। इसके बाद सामूहिक रूप से धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, धर्म के नाम पर कर न देने और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न दे जाने के प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को पढ़ते हुए एक बड़ा दार्शनिक सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल है? हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर देश है। अगर ऐसा है तो हम आए दिन क्यों देखते हैं कि सरकारें या अदालतें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं? कभी छुआछूत को लेकर तो कभी सबरीमाला मंदिर जैसे मामलों को लेकर। अगर राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो वो धर्म के मामलों से पूरी तरह अलग क्यों नहीं रहता? ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम अक्सर पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता को भारत पर लागू करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो दोनों अलग हैं? बिल्कुल। पश्चिमी देशों, खासकर फ्रांस या अमेरिका का जो हार्ड मॉडल है, उसमें चर्च और राज्य के बीच एक सख्त दीवार है। राज्य धर्म के मामलों में अंधा है और धर्म राज्य के मामलों में। ओके। लेकिन भारत का मॉडल बहुत अलग है। ये सॉफ्ट या सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है जो सर्वधर्म संभाव पर टिकी है। राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है, लेकिन वो धर्म से पूरी तरह कटावा नहीं है। इसका मतलब अगर धर्म के नाम पर किसी के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा हो तो राज्य आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता। एकदम सही पकड़े हैं। अगर कोई धार्मिक प्रथा किसी व्यक्ति के जीवन या समानता के अधिकार का हनन कर रही हो, जैसे ऐतिहासिक रूप से मंदिर में प्रवेश न देना या छुआछूत, तो भारतीय मॉडल में राज्य को सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। ये राज्य का एक सकारात्मक हस्तक्षेप है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। और जब धर्म की बात होती है तो समाज में जो वर्ग संख्या में कम है, उनकी संस्कृति और भाषा के संरक्षण की चिंता स्वाभाविक रूप से उठती है। तो क्या ये अधिकार अल्पसंख्यकों को भी मिलते हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को ठीक यही सुरक्षा देते हैं। अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। अच्छा। इसका एक बहुत बड़ा असर जमीन पर यह दिखता है कि सरकार का शिक्षा का अधिकार या RTE कानून इन अल्पसंख्यक संस्थानों पर पूरी तरह से लागू नहीं होता, ताकि उनकी स्वायत्ता बरकरार रहे। इन सब अधिकारों पर चर्चा करते हुए एक बहुत ही बारीक चीज है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। वो क्या? वो है नागरिक विशेषाधिकार मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स। कई बार लगता है कि ये सारे मूल अधिकार भारत की धरती पर मौजूद हर इंसान के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 15, 16, 19 और अभी जो आपने बताए 29 और 30। कोई विदेशी नागरिक भारत आकर ये दावा नहीं कर सकता कि उसे यहाँ चुनाव लड़ने या सरकारी नौकरी पाने का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही। लेकिन जो सबसे बुनियादी मानव अधिकार हैं, जैसे समानता, अपराधों से संरक्षण, जीवन और निजता का अधिकार और मनमानी गिरफ्तारी से बचाव, ये भारत में मौजूद हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो विदेशी टूरिस्ट ही क्यों ना हो। ये एक लोकतांत्रिक देश की परिपक्वता को दर्शाता है। बिल्कुल। पर अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इन सभी अधिकारों की असल परीक्षा है। मान लीजिए कि कोई राज्य निरंकुश हो जाए,
वो इन नियमों को मानने से इनकार कर दे और नागरिकों के अधिकार छीनने लगे, तब एक आम इंसान क्या करेगा? वो न्याय के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाएगा? बहुत ही डरावनी स्थिति है। और यहीं पर मैग्ना कार्टा का असली कवच सामने आता है, अनुच्छेद 32। इसी ताकत की वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह अनुच्छेद स्वयं एक मौलिक अधिकार है, संविधान द्वारा दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार। और ये हृदय धड़कता है न्यायपालिका द्वारा जारी की जाने वाली 5 रिट के रूप में। ये सुप्रीम कोर्ट का वो डैशबोर्ड है जहां से वो सीधे सत्ता को चुनौती देता है। बिल्कुल। सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। अब अगर पुलिस किसी व्यक्ति को उठा ले जाती है और वो गायब हो जाता है तो अदालत राज्य से सीधे सवाल करती है कि उस इंसान को हमारे सामने जीवित और सही सलामत पेश करो। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर केस में इसी रिट को लेकर बहुत बड़ा ऐतिहासिक विवाद हुआ था, जो बताता है कि ये कितनी अहम शक्ति है। दूसरा रेट है परमादेश या मैंडमस, यानी हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता। ओके। तीसरा है प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाने लगती है तो उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चौथा है उत्प्रेषण, जहां सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के किसी फैसले को अपने पास मंगाकर उसे रद्द कर सकता है। और अंत में है अधिकार पृच्छा, यानी को वारंटो, जो सीधे पूछता है किस अधिकार से। ये तब काम आता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया हो। रिट्स की इस ताकत को देखकर एक सवाल उठता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। हाँ, आमतौर पर लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के मामले में भी उसी के पास सबसे ज्यादा ताकत होगी। क्या ये सच है? नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है। अच्छा, हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, और अधिकारों को बचाने की इसी न्यायिक लड़ाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े टकराव को जन्म दिया। बहुत बड़ा टकराव। एक ऐसा टकराव जिसने ये तय किया कि इस देश में सर्वोपरि कौन है, जनता की चुनी हुई संसद या संविधान। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि यह टकराव कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये दशकों तक चला एक महासंग्राम था, जिसे हम मूल ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की यात्रा कहते हैं। आजादी के ठीक बाद 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद अगर चाहे तो संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है या छीन सकती है। ओके। लेकिन 1967 के गोलकनाथ केस में अदालत ने अचानक यूटर्न ले लिया और कहा कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों को हाथ भी नहीं लगा सकती। इस फैसले ने सरकार और न्यायपालिका के बीच एक जबरदस्त गतिरोध पैदा कर दिया। और फिर आता है 1973 का वो साल और वो केस जिसने पूरे भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय कर दिया, केशवानंद भारती केस। बिल्कुल, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी। 13 जज? हाँ, और उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता पेश किया जिसने दुनिया भर के न्यायविदियों को हैरान कर दिया। कोर्ट ने संसद से कहा कि हाँ, आप देश की सर्वोच्च निर्वाचित संस्था हैं, आप पूरे संविधान में बदलाव कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। आप इमारत का रंग बदल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव नहीं खोद सकते। क्या बात है। बाद में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्ति इसी अछूते मूल ढांचे का हिस्सा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन सारे स्रोतों और चर्चाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारे मूल अधिकार कोई कागज पर लिखी गई कोरी कविता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 13 की न्यायिक समीक्षा की कैची और केशवानंद भारती केस से निकले मूल ढांचे के कवच ने मिलकर इसे भारतीय लोकतंत्र का एक अविनाशी मूल बना दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल भी लग जाए तब भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चाहे कितनी भी बड़ी क्राइसिस क्यों ना हो, एक आम नागरिक से उसके सम्मान पूर्वक जीने का और मनमानी सजा से बचने का अधिकार कोई भी सत्ता नहीं छीन सकती। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अधिकारों की ये ढाल समय के साथ और मजबूत हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है
चुनौतियां भी बदलती हैं। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल है। बताइए। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के छाते ने समय के साथ विदेश यात्रा, स्वच्छ पर्यावरण और निजता को अपने भीतर समेट लिया। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम्स और 24 घंटे चलने वाला डिजिटल सर्वेलेंस हमारी जिंदगी का हर हिस्सा नियंत्रित करने लगेंगे, तो क्या डिजिटल दुनिया में बिना किसी निगरानी के बिल्कुल अदृश्य रहने का अधिकार इस छाते का अगला हिस्सा बनेगा? उफ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या आने वाले दशकों में एक नागरिक के डेटा की रक्षा उसके शरीर की रक्षा जितनी ही अहम हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हमारी अदालतों को और समाज के रूप में हमें खुद तय करना होगा। ये वाकई दिमाग के दरवाजे खोलने वाला विचार है। प्रौद्योगिकी और अधिकारों का ये टकराव हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने और संविधान के इस जीवंत ब्लूप्रिंट की गहराई को समझने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा के बाद आप अपने चारों ओर मौजूद अधिकारों की इस अदृश्य ढाल को बेहतर ढंग से महसूस कर पाएंगे। पढ़ते रहिए, अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और नई जानकारियों की खोज में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नए गहन विश्लेषण के साथ।